तो वो तुम्हारे साथ कंटिन्यूटी में हो जाता, तुम्हारा वीडियो अलग नहीं आता, इसलिए तो मैंने तुमको दोबारा कट करके बोला था। अब लगा दिया मैंने। हाँ जी सर, ये एक बार फिर से बोल देंगे पोटेंशियोमीटर। मैं ये कह रहा था तुमको जो है ये देखना है कि भाई कि सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ते ही क्लिक कर जाना चाहिए कि प्राइमरी सर्किट में ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है या नहीं है, रियोस्टेट गिवन है या नहीं। रियोस्टेट को एक रेजिस्टेंस इन सीरीज भी कहता है, बात हुई है। अगर मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट नहीं गिवन है तो सीधी सी बात है, ड्राइवर सेल का जितना ईएमएफ है सबका सब पोटेंशियल जो वायर है ए भी उस पर आ जाएगा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए भाई के कैसे निकले। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में के निकालने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद आओ सेकेंडरी सर्किट पर। सेकेंडरी सर्किट में अब आपको ये देखना है, दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको जो सेल दिया रखा है उसका ईएमएफ यूज करना है या उसका टर्मिनल वोल्टेज यूज करना है। समझ में आई हमने क्या? हाँ, पिछली क्लास में ये बताया था। हाँ, अगर ये आप सेकेंडरी सर्किट के बारे में पढ़ते पढ़ते ही पकड़ गए बात कि वेदर इट इज टर्मिनल वोल्टेज और ये आपका क्या कहते हैं ईएमएफ, तो आपका आंसर बहुत जल्दी है। वरना इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत टाइम लगा लेते। अब जैसे यही क्वेश्चन जो अभी किए थे मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन, बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर इन बातों को ध्यान में रखोगे तो पोटेंशियोमीटर का कोई न्यूमेरिकल नहीं बचे, सब ठीक है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलो अब हम आगे बढ़े। अच्छा, वो जो तुमने डाउट भेजे थे वो मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, हैं? हाँ जी। सबसे पहले तो हम आते हैं भाई प्लेन सीट ऑफ चार्ज। जब भी वर्ड यूज किया जाए प्लेन सीट ऑफ चार्ज तो तुरंत ये समझ जाओगे कि एक नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहा है। ओके, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ गए? हाँ जी। और वास्तव में जब कंडक्टिंग की बात करते हैं तो ऐसे मानो जैसे ये कंडक्टर है, तो आपने इसे क्यू चार्ज दिया, तो होता क्या है, क्यू का आधा इधर आता है, इधर आधा इधर, खाली कंडक्टर के केस, हर एक कंडक्टर में। ये प्रूव किया जा सकता है, अगर कहोगे तो मैं बता दूंगा, अगर याद रखो तो याद रखो। तो सर अगर मैं एक ही चार्ज, मतलब एक ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एक ही मैग्नीट्यूड के दो कंडक्टिंग प्लेन शीट्स पे रखूं, एक कंडक्टिंग है और एक नॉन कंडक्टिंग है, तो अब इस केस में जो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ रहा था कि एक दोबारा बोलो, सही से बोलो। मेरे पास दो प्लेन शीट्स हैं, एक कंडक्टिंग है एक नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन दोनों इन्फिनिट है और मैंने इन दोनों को सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दे रखा है। ठीक है, मेरे को अगर किसी डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से कंडक्टर के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। मैं अब तुम्हारी समस्या समझ गया, मैं अब उसको क्लियर कर, ठीक है। तुम ऐसे समझो, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, हाँ जी, हमने इसे क्यू चार्ज दिया, ठीक है। तो बेटा क्यू का आधा इधर आ गया और आधा इधर आ गया। अब ये पॉइंट है, अब ये ध्यान दोगे, इसको मैंने आपको समझाने के पर्पज से इसको कह दिया सरफेस 1 और इसको कह दिया सरफेस 2, ठीक है। अब सरफेस 1 will behave as a plane sheet of charge just like non-conductor.
just like a non-conductor. हाँ, if we treat only surface 1 or surface 2 individually then. Okay. तो अब ये अगर पॉइंट पे है तो सीधी सी बात है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर ही होगा और इसके कारण भी इधर ही होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सरन्या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया नहीं। ये टोटल कंडक्टिंग सीट के कारण। सर लेकिन जैसे उस क्वेश्चन में भी पूछा था, अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है और डायमेंशंस ऑफ द प्लेन शीट भी सेम है, व्हिच इज इनफिनिट। सेम चार्ज मैंने दिया था उसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी। हाँ तो सही, तो फिर इसमें डबल आता है, उसमें से आधा आता है। चार्ज सेम है सर। हाँ चार्ज सेम है, मैंने क्या माना। तो क्या फर्क पड़ता है कि चार्ज पूरा एक साइड पे हो या आधा इस साइड पे और आधा इस साइड पे हो? उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे फर्क पड़ सकता है? ये बात अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैथमेटिकली तो ये जो क्लियर कर दिया गया, ये बात समझ में आई नहीं है। हाँ जी। तो क्या ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, ये बात क्लियर हुई? हाँ या ना? तो जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, दैट इज अज्यूमिंग कि एक फेस ऑफ द शीट जिसपे q/2 चार्ज है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। हाँ वो क्रिएट कर। तो लेकिन ये q/2 चार्ज के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मेरी अजम्पशन ये है ना। दोबारा बोलना। जो ये मैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बोल रही हूँ, ये मैं एक फेस पे बोल रही हूँ जिसपे q/2 चार्ज है, q नहीं। कह सकते हैं। तो मैं कह रही हूँ मैं नॉन कंडक्टिंग शीट को पूरा q चार्ज दे रही हूँ, उस पूरे q चार्ज के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आ रहा है? आपका कहना है ये q अपॉन, सॉरी पहले से लिखा था, इसका मतलब ये आ गया। बोलो, एक फेस की चार डेंसिटी, हाँ या नहीं? तो अगर मैंने मान लो टोटल चार्ज दिया है Q और दो फेस है, तो तब भी तो चार्ज डेंसिटी तो इतनी आएगी। नहीं चार्ज समझे डेंसिटी। भाई? अगर आपने ऐसे समझा जाए कि एक सीट पर Q/2 चार्ज ए एरिया, तो सिग्मा आएगा Q/2 है। अगर Q चार्ज दिया गया तो 2A एरिया, तो तभी तो सिग्मा Q/2 आएगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आएगी? यानी सिग्मा मेरा हर हाल में इतना ही आएगा, ऐसे कह दो कंडक्टिंग के केस में, कंडक्टिंग के लिए। तो Q/2 A एप्सिलॉन नॉट आ गया। बोलो, अगर मैं Q के टर्म्स में निकालता हूं तब। हाँ जी। और अगर मान लो मैं नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहा हूं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। 2 एप्सिलॉन नॉट टोटल। हाँ, तो ये आएगा Q/2A एप्सिलॉन। वहां क्या था आंसर, क्या था उसका? 2E था उसका आंसर, कि कंडक्टिंग के कारण डबल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, न्यूमेरिकल याद आ रहा है कि चार्ज डेंसिटी सेम थी दोनों के लिए या चार्ज सेम था? सर ये तो याद नहीं है। हैं? क्या मैं चेक करके बताऊं? हाँ चेक करके देखो तभी तो पता लगेगी। सर सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रखा है दोनों में।
सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। लेकिन बात यह है कि अगर मान लो हमने चार्ज दिया क्यू चार्ज दिया है, मान के चले, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों में अलग अलग ही आना चाहिए। नहीं समझे? लेकिन मेरी तो कंफ्यूजन यही थी कि मैं जितना लॉजिक लगा रही हूँ उससे सेम आ रहा है, और ये जो आपने लिखा है उससे भी सेम आ रहा है, मैं यही लॉजिक लगा रही हूँ। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी एक पॉइंट का गैप आ रहा है। हाँ, इतना मुझे भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। जो प्लेन सीट और मतलब नॉन कंडक्टिंग के केस में आधा ही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, ये तो मुझे पता है। लेकिन अब मैं थोड़ा, चलो कुछ और पूछो पहले फिर। सर वो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन आपने देखा था? हाँ हाँ, वो भी देख लिया। इसे मिटा दूं? हाँ जी। अच्छा, इसमें जितनी बात समझाएगी वो तो समझ में आ गई ना? देखो होता क्या है, ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं। देखो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट ये कहता है, जब भी ये कहा जाए कि Q चार्ज इज गिवन टू ए कैपेसिटर, मतलब टू वन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, मान लो हमने इसको Q चार्ज दिया, हमने मान लो इसे Q चार्ज दी, हाँ जी। तो इधर मान लो X आ गया, तो इधर आएगा, इसे Q1 मान लेते, Q1 माइनस एक्स। सुनो, और जो आमने सामने की सरफेसेस होती हैं उन पर चार्ज इक्वल आता है और अपोजिट आता है। और अगर इसको आपने Q2 चार्ज दिया तो इधर आएगा Q2 प्लस एक्स। अब अगर हम इस x की वैल्यू निकालें तो वो कुछ ये निकल के आती है, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। और इधर यानी कुल मिला के अब मैं ऐसे कह दूं, इधर जो चार्ज आता है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, इधर Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, और ये इधर Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और इधर भी उतना ही लेकिन नेगेटिव। कॉन्सेप्ट ये कहते हैं। बोलो। अब उस न्यूमेरिकल में मुझे ऐसा याद आ रहा है, एक पर 1 माइक्रोकूलम था, दूसरे पर शायद 2 माइक्रोकूलम। बोलो। तो ये जो चार्ज आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 2, यानी माइनस का 0.5, और दूसरी प्लेट पर उतना ही लेकिन प्लस का 0.5। बोलो। और कैपेसिटर का प्रिंसिपल कहता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो V आ जाएगा चार्ज यानी 0.5 अपॉन 0.1 था। अब ये Q1 Q2 ये कहां से आया तुम कहो तो बता दूंगा, और याद रखो तो याद। ये Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये मेरे को याद रखना है। नहीं, तुम कहोगे तो मैं सॉल्व मतलब इसको बता दूंगा कैसे आया। इसका प्रिंसिपल क्या है वो समझ लो। हाँ जी, बता दीजिए। ऐसे समझ लो शरण्या, तुम पहले इसे लिख लो फिर मैं बता रहा हूँ। सर मैंने आपसे पिछली क्लास में भी एक बार बोला था कि एलन वाली बुक में लिखा है कि अगर दोनों प्लेट्स पे चार्ज सेम नहीं है तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं बोला जा सकता। फिर क्या कह रहे हैं वो?
मतलब उस पे फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाले नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि उसमें अजम्पशन ही ये होती है कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज सेम होना चाहिए। लेकिन हमने तो ये इंडक्शन के थ्रू डिराइव कर लिया है कि प्लेट्स के बीच में चार्ज हमने सेम ही लेना है। मेरे हिसाब से उनके उसमें जो है सही नहीं लिखा, क्योंकि मैंने अभी ये जो तुमको समझाया है ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है और हो सकता है एलन ने भी उससे ही कॉपी किया। ओके, समझ में आया नहीं? उससे उसके बेस पर मैंने ये बताया। अब ये बताऊं कैसे आया? हाँ जी। देखो इसमें कुछ नहीं है सर ने, जैसे मान लो हमने ये पॉइंट पी मान लिया कंडक्टर के अंदर, मतलब ये प्लेट के अंदर, ये पॉइंट ये जो दिख रहा है तुमको ये पिंक ये प्लेट हम 3D लेके चल रहे हैं। है, ये प्लेट हम 3D काउंट हाँ करेंगे 3D कि हमने काउंट follow 3D क्या होती है, मतलब ऐसे समझ जैसे कॉपी होती है। ओके। तो अगर मैं इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है, तो इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सर ने, इधर देख लो, बाद में इधर देख लो, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण आएगा। बोलो। हाँ, सबको प्लस करके 0 आना चाहिए। 0 आ जाएगा, तो उससे x की वैल्यू ही आ जाएगी। ओके ओके। आसान है, निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, वैसे वहां निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें याद ही रख। ये इन जनरल मतलब जनरल, किसी। बिल्कुल जनरल। ओके, ठीक है। समझ गए? ओके। मैंने मान लो ये पॉइंट P मान लिया, तो इस P पॉइंट पर मैं वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, सबको 0 कर दूं, आंसर आए। ठीक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और ये x की वैल्यू खाली तब हम यूज करेंगे जब Q1 और Q2 अनइक्वल होंगे ना? अगर आप Q1 और Q2 इक्वल भी मान के चलो, तब भी रिजल्ट तो वही प्रोड्यूस करेगा। फिर तो 0 आ जाएगा ना? हैं? फिर x की वैल्यू 0 आ जाएगी ना सर? लेकिन 0 तो नहीं होती। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, कोई बात नहीं। अगर x 0 आ गया, एक मिनट रुक जाओ, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 तो नहीं होती ना वैल्यू। लेकिन हमने कैपेसिटर में ये भी पढ़ा है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। हाँ और हाँ, इसके वही कारण उसी प्रिंसिपल पर जा रहा हूँ। रुक जाओ, एक मिनट लगे, एक मिनट लगे। नहीं, एक मिनट रुकना है। हेलो हेलो। अगर मान लो हम कह रहे हैं कि भाई चार्ज 0 आ रहा है, लेकिन आमने सामने भी प्लेट पर तो चार्ज 0 नहीं होता ना।
क्योंकि वहां तो चार्ज जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और जो आउटर सरफेस पर चार्ज जा रहा है उसके कारण बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट होता है, इसलिए उसके कारण जो है जीरो नहीं आता और बाहर जीरो आ जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हम कहें हाँ बिल्कुल सही कहा। देखो मेरी बात, मान लीजिए आपने एक प्लेट को क्यू चार्ज दी और दूसरी को कुछ नहीं दिया, समझ रहे हैं? मान लो Q2 जीरो है तो X आएगा Q1/2। बोलो। X आएगा Q1/2। हाँ। और जो Q1 माइनस X है वो भी Q1/2 आएगा। बोलो। और जो Q2 चार्ज जो जहां हमने माना उसकी जो आउटर सरफेस है वहां पर भी Q1/2 आ जाएगा। ये सब मैं अगर इंडक्शन से बोल रही हूँ तो इंडक्शन में हमने ये नहीं पढ़ा कि हमेशा जो इंड्यूस चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड लेस देन। रुक जाओ तुम समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लिया मैंने Q2 जीरो ले लिया। हाँ जी। तो X की वैल्यू Q1/2 आएगा नहीं आएगा? हाँ जी। और यानी ये आ गया आपका Q1/2 और ये आ गया आपका Q1/2 हाँ जी। और ये आपका माइनस का Q1/2। बोलो। ये खाली अज्यूमिंग इंडक्शन है। नहीं, एज्यूम इंडक्शन एज्यूम नहीं कर रहा है, इंडक्शन के कारण आया है। पूरी बात सुन लो उसके बाद क्लियर होगा। पूरी बात समझो, अभी आधी बात। और इधर भी आएगा आपका Q1/, हाँ या ना? हाँ जी। बोलो। हाँ जी। क्योंकि Q2 तो जीरो है ना। हाँ जी। इसका मीन्स ये हुआ जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो हम केवल एक प्लेट को चार्ज देते हैं, दूसरी प्लेट पर अपने आप चार्ज आता है इंडक्शन के। ओह ओके ओके। नहीं ये बात समझ में? दूसरी प्लेट पे अपने आप चार्ज आता है इंडक्शन के कारण। अपोजिट नेचर वाला। ओके समझ गई। हाँ मेक सेंस। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आउटर सरफेस पर Q1/2 Q1/2 रह गया तो वो तो कैंसिल ही बना देगा ना। समझ गई। हाँ ओके। इस पे और कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम खाली एक प्लेट को चार्ज देते हैं और दूसरे पे इंड्यूस होता है? देखो जनरली तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो पूछेगा तो जो अभी हम डिस्कस कर लिए वही होगा। अच्छा। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात कर सकता है कि इसके बीच में स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर कितना होगा। तो बाहर तो जीरो ही होता है। और दूसरा वही के चार्ज को अनइक्वल कर दिया। ठीक है। इसका मीन्स ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट ये हुआ सर ने कि जो आमने सामने की फेसेस हैं उन पर इक्वल बट अपोजिट होगा हर हाल। इसका मतलब यही हुआ ना। बोलो कोई प्रॉब्लम? सर अगर हम सेकंड प्लेट को -Q चार्ज दे भी तो वो Q1 माइनस -Q2 Q1 + Q2/2 इक्वल्स क्यों नहीं हाँ आएगा? सुनो, अगर आपने सेकंड Q2 की वैल्यू माइनस दे रखी है तो मतलब आपको चार्ज साइन के साथ यूज करना। तब भी आंसर देख रहे ना भाई, आएगा जो आना चाहिए। ये लिख लो चाहो तो कि भाई जो चार्ज यूज करना है वो साइन के साथ यूज करना। ठीक है ठीक है। यानी -Q, मान लो आपने
पहली प्लेट को Q चार्ज दिया, दूसरे को -Q दिया। हाँ जी। मतलब Q माइनस Q अपॉन, यानी Q आ जाएगा। यानी जो इनर सरफेस है वहां पर चार्ज आएगा Q एंड माइनस, बोलो। हाँ जी। और आउटर सरफेस पर उसी हिसाब चार्ज आएगा। ठीक है। क्लियर हो गया नहीं हो? हाँ जी। और बोलो। ये दो थे जो सर डिस्कस करने थे, बस क्वेश्चंस। आगे बढ़े? हाँ जी। मिटा दूं? हाँ जी। देखो, कभी कभी क्या होता है सर ने, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता है, और अगर कुछ नहीं कह रहा है तो हम बाय डिफॉल्ट उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई भी एक रेजिस्टेंस है, ये है मान लो R और ये 2R, और ये वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस भी R है। तो आपसे वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ, तो इस केस में क्या मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि वोल्ट मीटर की रीडिंग, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफिनिट नहीं है, इसमें मेरी अजम्पशन क्या होनी चाहिए कि जो एक्चुअल वोल्टेज है उससे ज्यादा रीड करेगा कि उससे कम रीड करेगा? देखो, अगर वो एक्चुअल रीडिंग आए तो वो इनफाइनाइट हो, हाँ। है नहीं? हाँ जी। इसका मीन्स ये हुआ, एक्चुअल रीडिंग के केस में इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ एक्चुअल मतलब इनफाइनाइट नहीं है। हाँ जी। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है। पैरेलल में है, हाँ। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जितना आना चाहिए जब ये V इनफाइनाइट है तब उससे कम आएगा। हाँ जी। बोलो। हाँ जी। समझ गए नहीं? हाँ हाँ हाँ। और करंट तो दोनों में जितनी पहले फ्लो हो रही होगी उतनी मानी जाएगी हाँ जी। कॉम्बिनेशन में। तो इसका मतलब V इक्वल टू IR, करंट भाई R कम हो गया तो कम नापेगा। ओके। बोलो। हाँ जी। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे करोगे ये बताओ फिर। तो क्या मुझे इनिशियल वो दे रखा है कि कितना वोल्टेज आएगा? कुछ नहीं दे रखा है, तुम्हें जितने भी V और R के टर्म्स में लाना है। तो मेरे को पता है अगर ये इन्फिनिट होता तो मेरा V क्या आता, और मुझे पता है कि जब मैं R इक्विवेलेंट को R/2 लूंगी तो वो कितना आएगा, तो क्या मैं दोनों को डिवाइड कर सकती हूँ? इस तरीके से थिंक करने का मतलब बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जो है हम इसको ऐसे ना सोच के सीधा और तरीका है, क्योंकि यहाँ तो हम किसी की हेल्प ले रहे हैं। हाँ। ऐसे मान के चलो आप कि ये वोल्ट मीटर नहीं है बल्कि एक रेसिस्टेंस। ओके। या ऐसे कह लो, इसको इनफाइनाइट मान लो, और यहाँ एक पैरेलल में एक R, मतलब वो बात तुम्हारी सही थी, बिल्कुल आंसर भी वही आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में मेरा सलाह है कि ऐसे थिंक करो तो ज्यादा अच्छा। ओके। तो जितना वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस था उतना ही रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्शन मान लिया और वोल्ट मीटर को इनफाइनाइट कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस R/2 आ गया। बोलो। ठीक है। समझ गए? तो अब ये R/2 और 2R, R/2 और 2R सीरीज में है, तो ये कितना आ जाएगा 5R/2। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी V/5R, और 2 ऊपर पहुंचेगा I, और अब यहाँ R/2 लगाओगे, R/2 लगाएंगे, हाँ। ओके। हाँ हाँ। V/5। ठीक। अच्छा, चलो अगर V मान लो इनफाइनाइट होता
तो उस समय रीडिंग कितनी आती इसकी, v अगर इनफाइनाइट होता तो ये आता v/3r इंटू r, v/3 आता। तो क्या ये आधा आया? नहीं आया। तुम बात समझ पाए मैंने क्या कहा? ठीक है। ओके। इस बात को ध्यान दो, आधा आया, v/5 और v/3 नहीं, आधा नहीं आया। आधा नहीं आया ना। गलती कहाँ थी अब इधर समझ लो। अगर मान लो ये 2r रेसिस्टेंस नहीं होता, मान के चल, ठीक है, तब एक बार फिर वही कंसीडर करोगे v इनफाइनाइट है और एक बार v इनफाइनाइट r रेसिस्टेंस है, उसका आधा आधा होगा। नहीं समझे? अच्छा। इसका मतलब गलती कर ले तो नहीं कर ले। ठीक है। तुम बात समझ पाए मैं क्या पिन पॉइंट करना चाह रहा हूँ? और इसमें हमारा ये भी अजम्पशन है ना कि जितना पैरेलल में मेरा पहला रेजिस्टेंस लगा हो, मेरी वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस भी उतनी ही है। ये भी कंडीशन है क्या? क्या दोबारा बोलो। ये आपने वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस दिखाया है, ये क्या कोइंसिडेंटली इक्वल टू ऊपर वाली रेजिस्टेंस है या वो कंडीशन है? नहीं, कंडीशन मतलब वो समझे नहीं, वो तो अब उसका कैसे डिफाइन किया है तो बहुत मुश्किल है। कैसे? ऐसे मान के चलो कि अगर आर नहीं कुछ और होता तब आधा थोड़ी आ जाता। तब आधा नहीं आता। हाँ, मैं आधा किसी हालत में नहीं आता। वो तो न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने दे दिया, लेकिन आधा तो फिर भी नहीं आता ना। ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इन क्वेश्चंस में बच्चे बहुत फंसते हैं, ठीक है, इसलिए इन पर ध्यान देना। अधिकतर बच्चों को फंसते देखा है मैंने। केमिस्ट्री में कितना स्कोर कर पा रहे हो? सर केमिस्ट्री में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। कितना हो रहा है फिर भी? सर 100 से ऊपर जा ही नहीं रहा। एक टेस्ट में 123 आए थे, फिर उसके बाद ऊपर नहीं जा रहा स्कोर, 100 के नीचे ही रह रहा है। ऐसा क्यों? 100 से तो काम नहीं चलेगा, इससे तो फिजिक्स में अच्छा कर रहे। क्यों? फिर प्रॉब्लम क्या है? कहाँ मतलब केस कहाँ लाई कर? तो वो जो फिजिकल केमिस्ट्री में ठीक ठाक आ जाते हैं, वो 123 फिजिकल केमिस्ट्री में ही आए थे। हाँ, तो जिसमें ठीक ठाक नहीं आते हैं उसको पकड़ो ना। फिजिकल केमिस्ट्री में जब आ जाते हैं तो वो तो जब आ जाते हैं तो सारे बच्चों के आएंगे, तुम्हारे आएंगे तो फिर जहाँ जिसमें नहीं आ रहे हैं समस्या तो वहां है ना। हाँ सर। फिर प्रॉब्लम क्या है? इनऑर्गेनिक में काफी दिक्कत होती है, और ऑर्गेनिक में जो रटने वाला पार्ट होता है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। ऑर्गेनिक में रटने वाला होता है मतलब मुझे नहीं पता। सर वो सारी जो नेम रिएक्शन होती है वो, और उनके मैकेनिज्म्स तो। वो रटने से काम चलता है? नेम रिएक्शन तो मतलब नेम और रिएक्शन तो रटना पड़ता है। और बायो का टेस्ट दे रहे हो? बायो का सर काफी टाइम से अभी टेस्ट नहीं दिया है। बायो पढ़ रही हूँ लेकिन रिवाइज कर रही हूँ। देखो मेरा तुमको सलाह है, कल आपके मदर का भी से बात हुई थी तो उनका भी कुछ कहना था, हालांकि उनकी बात मुझे सही लगी कि तुम्हें एट लीस्ट बायो का 1 या 2 टेस्ट देना चाहिए। नहीं दोगे तो फंस जाओगे। और दूसरा ये सरन्या, गलती मत करो इस समय अब तुम्हारे पास टाइम ज्यादा नहीं बता रहे, इसलिए थोड़ा ऐसे मत सोचो कि होगा हो जाएगा जो है, इस तरीके से मत सोचो। मतलब देना है, टेस्ट देना है, इसका तुम्हें फायदा इन्हीं का दिखाई देगा बाद में। इसलिए भले चाहे एक संडे का दिन बनाओ या कोई भी दिन बनाओ, मेरी अभी सलाह है, हालांकि अभी 1 जून को जो है क्लियर हो जाएगा कि पेपर कब हो रहा है। हाँ जी। फिर भी मैं ये सलाह दूंगा पेपर जब भी हो, लेकिन मेरा अपना जो माइंड काम कर रहा है, मेरे हिसाब से पेपर 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है। बाकी का तो जो है 1 तारीख को ही पता लगेगा, लेकिन एज फार एज
I am thinking between 15th of August and 15th of September पेपर हो जाए. That means now you are not having too much time. Why you are having June and July. चलो पूरा अगस्त मान लो, 3 महीने, 3 महीने ज्यादा किसी हाल. और बायो एक तरीके से हार्ट होती है, तो इसलिए, और बायो तभी कवर कर पाओगे जब उसको टेस्ट के थ्रू आगे बढ़ोगे, वरना फिर जब तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं करोगे. इसलिए वरना मेरी तो सलाह ये है कि एटलीस्ट 2 दिन जरूर बायो के लिए टेस्ट के लिए निकालो, लेकिन 2 नहीं निकाल पा रहे फिलहाल तो 1 तो निकालो. ठीक. संडे के संडे अपना टेस्ट दो बायो का, बहुत जरूरी है. और एक बात तुम्हारे मदन ने और कही थी, वो भी बात मुझे उनकी समझ आई थी, लेकिन वो भूल गया क्या थी, मुझे याद नहीं आई. याद आएगी तो बताऊंगा. मैंने उनसे कहा OMR शीट्स पे टेस्ट देना. हाँ OMR शीट, वो भी उनकी बात बिल्कुल सही लगी मुझे. क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो OMR की होनी चाहिए. समझ में आया नहीं है? हाँ जी. OMR शीट पे जो है, OMR है तुम्हारे पास? हाँ जी है. हाँ, तो उस पे जो है टेस्ट देना सीखो OMR. समझ गए नहीं? सर आज थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे. हाँ क्या बात, कोई बात नहीं. कितने बजे छोड़े बताओ? मतलब 1 घंटा देख लीजिए, 1 घंटा अगर क्लास रख लें तो. चलो कोई बात नहीं. आज क्या है तुम्हारा, कुछ समझ में नहीं आया मेरे. सर वो मेमोरियल प्रेयर मीटिंग जैसी होती है ना. हाँ, वो है. तुम्हारे नाना जी क्या हुआ? सर वो नहीं रहे. कब? 1 हफ्ता कुछ हो गया. तो अपने नेचुरल या कोरोना की वजह से? नहीं नेचुरल. अच्छा, तो तुम्हारे नाना जी को प्रॉब्लम क्या थी? सर उनको हार्ट अटैक आया था, उसके बाद से आई थिंक उनका डिक्लाइन शुरू हो गया था, तो अभी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी उनको एंड के डेज में. अच्छा, एज कितनी होगी उनकी? 89 के थे अभी. आज उनका बर्थडे है, 95. तो ये कब की बात है? 14 मई. 14 मई. चलो ऊपर वाला जैसा किसी की नहीं चलती उसके सामने. चलो अभी थोड़ा क्वेश्चन तो कर लेना. मैं दूसरी स्क्रीन पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है? दिख रहा है दूसरा? हाँ जी. 68. तुम्हारे नाना जी कहाँ रहते थे? गुड़गांव में रहते थे सर. वैसे तुम्हारे नाना जी भी उधर के ही थे? केरला से थे. हाँ जी. तुम लोग भी केरला के हो? मम्मा केरला से, पापा आंध्र प्रदेश से. आंध्र प्रदेश में कहाँ से? विशाखापट्टनम करके एक जगह. हाँ, वो तो बहुत फेमस जगह है. और आपके मदर कहाँ से हैं? मदर का सर केरला में एरिया नहीं पता मुझे. साउथ केरला. तुम गए नहीं उधर? नहीं सर, कभी गए नहीं. चलो 68 देखो हैं. सर 68 में क्योंकि ये जो 2 कंडक्टर इन्होंने कंडक्ट कर दिया उसकी वजह से मेरे बीच के 3 क्या गायब हो जाएंगे? कह रहे हैं सर्किट कंसिस्ट ऑफ 5 आइडेंटिकल कंडक्टर्स एज shown in figure. The 2 similar conductors are added as indicated by the dotted lines. The ratio of resistance before and after addition will be. ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है.
जहाँ ये डॉटेड लाइन लगा दी गई, तो ऊपर वाली डॉटेड लाइन के नीचे जो दो ट्रायंगल बनाने वाली साइड्स हैं, और नीचे वाली डॉटेड लाइन के ऊपर जो दो ट्रायंगल, तो वो एक यूटी स्टोन ब्रिज बना लेगी। इसे नोट करो जल्दी, तुम समझ पाए नहीं? ओके। बना लिए? अब ये बताओ, कर पाओगे आगे? जब ये डॉटेड लाइन नहीं है तब तो टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम आ जाएगा। तब तो सब सीरीज में ही है। हाँ, और लेकिन जब डॉटेड लाइन लगा दी गई तो ये जो दोनों डॉटेड लाइन के बीच में मैं बता रहा हूँ। हेलो, हाँ सर, में दिखाई दे रहा है? हेलो, देखो सर ने, ये है ना, ये ब्रिज बन गया। 1 2 3 ओके। बोलो, तो इसमें कोई करंट नहीं है। ये 1 ओम और ये वाला, यानी ये सीरीज में, और ये सीरीज में। बोलो, 2 मिनट सर। ओके, ये सीरीज में। ओके, बोलो। हाँ जी। तो ये और ये मिलके 2 ओम, ये और ये मिलके 2 ओम, लेकिन बाद में पैरेलल में तो 1 ओम ही आ जाएगा, यानी आफ्टर रेसिस्टेंस आएगा 3 ओम, ठीक, और बिफोर रेसिस्टेंस आएगा 5 ओम। बात समझ में आ गई या नहीं? सर एक बार क्वेश्चन दिखा देंगे फिर से? हाँ, दिखा रहा हूँ। देखो, सर अगर ये दो परफेक्टली कंडक्टिंग मेटल वायर्स होती, क्योंकि इनिशियली मुझे लगा ऐसे ही है कि दो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो क्वेश्चन कैसा होता, आंसर क्या होता? दोबारा बोलो, क्या कह रहे हैं आप? अगर ये जो उन्होंने ज्वाइन किया होता ये परफेक्ट कंडक्टर्स होते, जैसे दो सिल्वर की वायर ऐसे ज्वाइन कर दी होती, तो हमारा आंसर क्या था? चलो वहीं चलते हैं जहाँ थे अभी। मतलब डॉटेड लाइन की जगह परफेक्ट कंडक्टर, मतलब वो बना देती है ना? हाँ जी। चलो, तब तो इसका मतलब ये हुआ सर ने, ये वाला और ये वाला इसकी वजह से शॉर्ट सर्किटेड हुआ। हाँ जी। है नहीं? ये सबके सब शॉर्ट सर्किटेड हो जाते, एक मिनट, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं ना मेरे, तीनों शॉर्ट सर्किटेड हो जाते, और खाली दो रहते तो मेरा रेजिस्टेंस 2 ओम आता। नहीं उस समय तो 0 आता, क्योंकि मुझे लग रहा है, हाँ एक मिनट, यहां से निकला, हाँ 2 ओम आता।
समझ गए नहीं? क्योंकि उस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं लिखा कि टू सिमिलर कंडक्टर्स हैं, तो आर द टू सिमिलर कंडक्टर्स सिमिलर टू ईच अदर, और आर दे सिमिलर टू द वायर जो कंडक्टर ऑलरेडी दे रखी है? नहीं, उसमें ये टू सिमिलर कंडक्टर्स आर एडेड। सिमिलर कंडक्टर का मतलब हुआ उनमें जो रेसिस्टेंस बाकी के जो 5 पहले से थे उनका 1 ओम था ना। वो तो मैं अब आपने बताया तो अब मैं समझ गई। वैसे जो मैंने इनिशियली अज्यूम किया था वो यही था कि 2 परफेक्ट कंडक्टर ऐड कर दिए, इसलिए। हाँ, तो अब ध्यान दो, यहाँ एक एक पॉइंट का मतलब बन जाता है। हाँ जी समझ गई। ओके, ठीक है, हाँ जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। देखना सर ने। हाफ द थिकनेस। समझ गए नहीं? वो न्यूमेरिकल तुमने देख लिया था सर। बस ये तो क्लिक क्या कर रहा है माइंड में, खाली ये तो समझो। तो मैंने जो फॉर्मूला लगाया उसमें मैंने बस रेजिस्टेंस और एरिया का प्रोपोर्शनैलिटी लिया है जो इनवर्स होता है, क्योंकि मुझे पता है रो और एल इक्वल है। तो R1 इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a और R2 2/a है। तो क्या ये सही है? Two wires of same material and equal length are joined in parallel combination if one of them has half the thickness of the other, and the thinner wire has a resistance of 8 ohm. The resistance of the combination, ध्यान दीजिए, half the thickness का मतलब रेडियस माना जाए। ओके। और R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, यानी रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। बोलो। तो एक का 8 है और ये, तो दूसरे का आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4, यानी 32 ओम दूसरे वायर का। तो 8 इंटू 32 अपॉन 40। ऑप्शन तो नहीं, पैरेलल में थे क्या? हाँ पैरेलल में तो थे। थिनर वायर का रेसिस्टेंस 8 ओम दिया है इसमें। ओह रुको रुको, मैं गलत कर गया।
थिनर वायर का रेसिस्टेंस 8 ओम दिया है, मतलब जिसकी रेडियस r/2 उसका दिया है, यानी 2 ओम आएगा दूसरे का। ओके 2 × 8/10। जरा सी गलती प्रॉब्लम करिए। अब देखो है तो आपके माइंड में क्या गलत बात जाएगी, कहीं आप एरिया ना मान बैठे। ओके बातें समझ आ भी रही है नहीं? अगर वो एरिया कंसीडर कर लिया तो एरिया के तो बोलना होता तो क्या बोलते हैं, एरिया अगर तो इम्प्लाई कर एरिया ही बोलता, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा थिकनेस का मतलब हमेशा रेडियस होता है। हाँ, थिकनेस का मतलब रेडियस। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है मतलब अच्छा इन द सेंस क्वेश्चन आसान है, लेकिन वो गलत ही कराने वाला है। हाँ जी बात समझ में आ गई या नहीं है? हाँ जी टाइम क्या किस तरीके से डिवाइड कर रहे हो इस समय? सर अभी तो केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ रही हूँ, उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं क्योंकि, और बायो तो रोज़ ही पढ़ती हूँ। फिजिक्स में आप जितना पढ़ाते हैं और अपने खुद के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी कर रही हूँ। इस वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहा है। इसको मैं किरचॉफ से कर सकती हूँ? किरचॉफ लगा के करोगे क्या? मेरे को पता है दोनों में I/2 जाएगा, मतलब I की टर्म्स में ही आएगा ना ये तो। क्या V I के टर्म्स में आएगा? हाँ तो चाहिए, लेकिन जरूरी भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पता। असल में उसमें जो न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें मुझे गलती लग रही है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से मॉडिफाई कर दिया। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल ही तो पूछना है। तो तुम इसको ए मानो, इसको भी मानो, ऐसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं तुमको। तो हाँ सर, तो इसलिए तो बोल रही थी मैं किरचॉफ करूंगी, मुझे पता है मैं I/2 है और मैं एक लूप ले लूंगी। I/2 करने की मतलब इसका आंसर और इसका ये बराबर बराबर है ना, हाँ हाँ तो इधर भी I/2 जाएगा और इधर भी नीचे भी I/2 जाएगा। हाँ, ये मुझे पता था, तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। हाँ तो सही कर रहे हो। तो तुम किरचॉफ की लगाने की जरूरत, हर में किरचॉफ की लगाओगे? मतलब करंट निकालने के लिए किरचॉफ लगाने की बात कर रहे थे कैसे? हाँ कि आई हटाने के लिए अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो, लेकिन वो मुझे नहीं लगता मैं कर सकती। नहीं नहीं, तो अब समझ में आया नहीं है? हाँ हाँ अब तुम क्या करो, इसको सी मान लो। तो मैंने ऐसे न्यूमेरिकल कराए, BC माइनस बी है, कितना आएगा? 4 × I/2 बोलो। हाँ और BC माइनस बी भी 16 × I/2 हाँ है नहीं? समझ गए नहीं? हाँ जी कितना आ जाएगा, ये कट जाएंगे तो कर ही लोगे। हाँ जी 8 ये 2, तो ये आएगा माइनस का BA प्लस का B, माइनस का 6I। तो BA माइनस BB 6I आएगा। बोलो
क्लियर हो रहा है नहीं? हाँ जी। तो सर ये भी तो एक फॉर्म ऑफ किरचॉफ से नहीं है, हम दो उसके बीच में IR करके लगाए। मुझे पता बहुत सिंपल है, लेकिन हमने तुमको कितनी बार कहा है, जैसी नीड वैसे ही बदलो। बिना बात के झमेले में पड़ोगे तो टाइम ज्यादा खाओगे। ओके। है नहीं? वो बात हमारी सही है, किरचॉफ लगा के आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं यार? हाँ जी। अभी जाना है या अभी एक दो न्यूमेरिकल और देख लूं? बोलो। दे दीजिए सर। एक न्यूमेरिकल दे देता हूँ। हाँ जी। ये 101 देखो। बताओ, कर पा रहे हो? और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मैंने अभी कल ही आपने मेरे को समझाया था, ऐसा एक कैपेसिटर में क्वेश्चन दिया था आपने मुझे, और आपने मुझे बोला था वो सारे कैपेसिटर पैरेलल में। हाँ बिल्कुल सही। वहां पर क्या था कि सरकमफ्रेंस पर कोई भी कैपेसिटर नहीं था। लेकिन इधर ये जो 3 ओम वाला है उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो 3 ओम के वो आगे और नीचे वायर है, सरकमफ्रेंस पे और कोई रेजिस्टर नहीं है। 3 ओम हमें पूछा जा रहा है टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है। तो मतलब में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा। पहले इसको सिंपलीफाई करोगे तभी कर पाओगे। आप ऐसा करो, देखो, हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। और जब बैटरी से करंट निकालनी है तो बैटरी के एंड्स पर हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। हाँ जी। तो जो 2 ओम और 6 ओम है वो पैरेलल में है। हाँ जी। समझ गए? जो हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है उसका एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो वो सबसे पैरेलल में। वो हाँ, तो 2 और 6 पैरेलल में, उसके बाद वो 1.5 के साथ सीरीज में, और वो पूरा 3 से पैरेलल में। वो पूरा 3 के पैरेलल। सर हमने एक ये नहीं पढ़ा था कि जब आपने मुझे एक बार बताया था कि एक रेजिस्टर को अगर मैं डायरेक्टली एक उसके पॉजिटिव और एक बैटरी के नेगेटिव से, और इधर एक रेजिस्टर है, तो वो शॉर्ट सर्किटेड माना जाता है। नहीं, तो इसमें शॉर्ट सर्किटेड तब माना जाता है ना जब जब बीच में कोई रेसिस्टेंस ना हो। तो ये तो रेसिस्टेंस आ रहा है, शॉर्ट सर्किटेड कहाँ से हो जाएगा? अच्छा, इसमें ये बीच में आ रही है रेजिस्टेंस। बीच में हर एक सेंस में बीच में रेजिस्टेंस आ गया ना। बोलो, नहीं समझे? समझिए, ओके, कर लूंगा। कितना आ रहा है आंसर बताओ? हाँ सर, ने समझ गया नहीं? 6/1.5 4 आ रहा है, 4 4 एम्पियर। ठीक ठीक, इनका भी 4 एम्पियर आ रहा है।
ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक है सर, परसों ले लीजिए सर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, और अब जो है बड़े तरीके टेस्ट कब दो? सर ये वाला लास्ट टेस्ट कुछ सैटरडे दिया था, तो नेक्स्ट वाला भी उसी टाइम पे दे दूं सर? चलो उसी टाइम पे दे दो, लेकिन जो मैंने तुमको समझाया उस पर गौर करो। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, रख दो।